आज ज्योग्राफी का शुरुआती चरण है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में कैसे अफोर्ड करें कि हम सफल रहें। मैं अशोक राज ग्लोबल आईएएस के इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम सबसे पहले समझेंगे कि जो ज्योग्राफी है इसकी उपयोगिता इतनी महती भूमिका क्यों दिख रही है। तो ज्योग्राफी अपने में बेजोड़ है सब्जेक्ट। बिना इसके तैयारी के आप पर्यावरण या आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं से नहीं निपट सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले देखेंगे, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं ज्योग्राफी में जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, ये सभी जानते हैं। तो जो जियोग्राफी है इसमें कई पार्ट हमको दिखाई देते हैं। विश्व के भूगोल में हम देखते हैं, दूसरा भारत के भूगोल में देखते हैं। इसमें जल वायु विज्ञान दिखाई देगा, मानव विज्ञान दिखाई देगा, महाद्वीपीय संरचना दिखाई देगा, आपदा प्रबंधन दिखाई देगा, पर्यावरण दिखाई देगा। कई इसके पार्ट मिलेंगे। इसमें सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है, सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका भू आकृति विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान, ये भू आकृति विज्ञान सबसे पहले इसलिए पढ़ना पड़ता है, बिना इसके पढ़े, बिना इसके अध्ययन किए, बिना इसके समझे। देखिए, समझना है विषयों को, पढ़ने के साथ साथ क्या है, विषयों को समझना है। आज का जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्री में और मेंस में, समझ विकसित, साथ में मेंस में क्या है, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो समझाया भी नहीं हो पाता। समझने के साथ साथ मेंस का आंसर राइटिंग भी करना है और प्री का टेस्ट भी आपको लगाना होगा। क्योंकि सीटें कम होती हैं, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हुआ है। हार्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा। जब समझेंगे तो इजी हो जाएगा। तो भू आकृति विज्ञान में हम देखते हैं, जो सबसे पहले हमारा इसमें पार्ट मिलता है वो मिलता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड शब्द है, कॉस्मोस, कॉस्मोस, ये हम क्यों पढ़ेंगे? व्हाई रीड कॉस्मोस? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? इसके पढ़ने से ही हमको आगे का चैप्टर सरल मिलेगा। फिर एक बाई वन करके हमको सरल होता जाएगा। अन्यथा अदरवाइज हमारा जो विषय पर पकड़ होगा कठिन हो जाएगा। विषय पर पकड़ को आसान बनाने के लिए हम क्रमबद्ध, इन सीक्वेंस, एक क्रम में हम इसको अध्ययन करते चलेंगे। ब्रह्मांड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे। इसके बाद में एक बाई एक निर्माण में क्या भूमिका रही है, इस पर देखेंगे। प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब एक किसी को नहीं पता है क्या पूछा जाएगा। एक हनुमान चालीसा में आता है, कौन नहीं जानत है जग में, संसार में कोई नहीं जानता। इसलिए यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में आपको
पिछले प्रश्नों का अध्ययन करते हुए, कम से कम 10 साल के प्रश्नों का अध्ययन करते हुए स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस निकाल सकते हैं, खुद का निकाल सकते हैं, प्रश्न में कैसे चेंजिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो भी टीचर होगा, कोई भी मुखर्जी नगर या करोल बाग या कहीं का है, सब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और साथ में करंट को जोड़ करके, अब टीचर कितना कार्य करता है और स्टूडेंट कितना कार्य करते हैं, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, अब नए पेज पर कंप्यूटर भगवान मुझे दीजिए एक नया पेज। देखिए मैं सबसे पहले इस पे चलता हूँ कि ब्रह्मांड जो था, ये ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण जो है कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो एक हमारे पास गणना है, मान्यता है कि ऐसा माना जाता है आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ये हमारा ब्रह्मांड जो है क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था, एक स्थान पर क्या हो रहा था, संकेंद्रित हो रहा था। क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था। इससे क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड एक समय काफी ज्यादा विस्तृत था, काफी ज्यादा फैला हुआ था, तभी तो आज ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के पीछे यही कभी विस्तृत था। ऐसा जो घटना हो रहा है, जो सिकुड़ने की घटना हो रही है, आज की बात नहीं, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले की घटना है। ऐसा खगोल विदियों का, भूगर्भ शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का, इन सबको मानना है। इन लोगों ने एक प्रयोग किया, परीक्षण किया, जो प्रयोग पर भी सही आया है और साथ में थ्योरी पर भी, दोनों पर सही निकाला गया। ऐसा बता रहे हैं जॉर्ज लेमेंतेयर हैं, जॉर्ज लेमेंतेयर, कहीं कहीं जॉर्ज लिमेंडिया भी नाम लिखा रहता है, तो दोनों नाम एक ही है। जॉर्ज लिमेंडिया लिख दे या जॉर्ज लेमेंतेयर लिख दे, दोनों नाम एक ही हैं। किताब में अलग अलग लिख दिए हैं, कोई जॉर्ज लेमेंतेयर लिखे हैं, कोई जॉर्ज लिमेंडिया लिखे हैं। इन्होंने यह बात बताया है। बाद में इनके जो बात बताया, एडविन हब्बल ने इनकी पुष्टि किया, नहीं ये बात सही है। एडविन हब्बल ने बाद में इनके परमाणुओं की पुष्टि किया। तो ये जो सिकुड़ रहा था, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड जो सिकुड़ रहा था, अब इसमें सिकुड़ना क्या हो गया, बंद हो गया। और जब सिकुड़ना बंद हो जाता है तो क्या होता है, सपोज करिए कोई ईंट का टुकड़ा है या पत्थर का कोई टुकड़ा है या कोई भी ठोस पदार्थ, उसको आप और ठोस करना चाहे, प्रेशर उसको देना चाहे, दबना चाहे एकदम, लेकिन एक सीमा के बाद उसमें सिकुड़ना का काम जो है, ठोस होने का काम जो है, जो ठोस से ठोस होने का काम, अर्थात उसके अंतरा अणु जो स्थान है बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जब सिकुड़ना बंद हो जाएगा, नहीं सिकुड़ेगा, आप जबरदस्ती उसको ठोस करना चाहते हैं, तो वो जब सिकुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी हुआ है। सिकुड़ना जब बंद हो जाता है तो इसमें क्या होता है, लगभग 13 अरब वर्ष पहले इसमें क्या हो जाता है, एक विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विस्फोट। ऐसा कब होता है, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले। यहाँ पे कोई भी डाटा याद नहीं करना है, इतना अरब वर्ष पहले। इस एक केवल समझने का है, एक खेल जो है समझने का, लगभग में इतना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जब सिकुड़ना बंद हो जाता है, इसमें विस्फोट हो जाता है। ये विस्फोट चूंकि छोटा मोटा चीज है नहीं, पड़ाका है नहीं, बम है नहीं, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसलिए इसके लिए शब्द आ गया है महाविस्फोट। क्या आ गया है, महाविस्फोट। इसी महाविस्फोट को हम लोग कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग
बिग बैंग हिंदी में भी लिख सकते हैं बिग बैंग। ये बिग बैंग जो घटना है इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड में विस्फोट होने से। पूछा गया है बिग बैंग की घटनाएं, बिग बैंग की घटनाएं किससे संबंधित है, या इस पे मेंस का भी प्रश्न भी आगे मिलेगा, मेंस में भी कैसे प्रश्न बना सकते हैं। बिग बैंग की घटना या महाविस्फोट की घटना किससे संबंधित है? पृथ्वी के विस्फोट से, पृथ्वी के टूटने से, या ब्रह्मांड के टूटने से, या तारे के टूटने से, किसके टूटने से? या मानव के आत्मा के टूटने से, या किसी व्यक्ति के दिल के टूटने से। दिल तो उससे टूटता नहीं है, लोग कहते हैं दिल टूट गया, टूटता नहीं है क्योंकि वो मांसल होता, सभी जानते हैं। चलिए, तो ये महाविस्फोट जो है ये किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ है इतना अरब वर्ष पहले, इस विस्फोट से क्या होगा? देखिए, विस्फोट यदि हुआ है तो इसमें देखिए क्या हो सकता है। अगर देखेंगे इसमें अपार मात्रा में, अगर देखेंगे इस विस्फोट से अपार मात्रा में क्या निकला होगा? अपार मात्रा में गैस निकला होगा, अपार मात्रा में गैस। और क्या निकला होगा? अपार मात्रा में ऊर्जा, अपार मात्रा में ऊर्जा निकला होगा। और क्या निकला होगा? अपार मात्रा में और क्या निकला होगा? अनेक धूल कण भी रहे होंगे, धूल कण रहे होंगे। और क्या रहा होगा? डार्क एनर्जी रहा होगा, डार्क ऊर्जा रहा होगा, डार्क एनर्जी। और क्या रहा होगा? अनेक अनेक प्रकार के अन्य कण भी रहे होंगे। बहुत सी चीजें इस तरीके के विस्फोट में प्राप्त हुआ होगा। इसी में देखिए जब विस्फोट हुआ है तो इसमें क्या निकला होगा? ऊर्जा के रूप में अगर देखेंगे ध्वनि भी निकलेगा। क्या निकलेगा? ध्वनि भी निकलेगा, साउंड। और क्या निकलेगा? प्रकाश भी निकलेगा। दोनों चीजें हैं, ये सब इसमें अपार मात्रा में निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या निकला है? इसमें अपार मात्रा में जो है जो ऊर्जा है, ऊर्जा भी है, साथ में डार्क एनर्जी की अगर बात करें, ये डार्क एनर्जी लगभग 83% रहा है। बहुत ज़्यादा, ये डाटा याद नहीं करना है, केवल समझ विकसित के लिए है। सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी इसमें दिखाई देता है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो दिखती नहीं है। हालांकि अवश्य ऊर्जा तो आप पढ़ ही चुके हैं। ऊर्जा जो होती है वो केवल एक रूप से क्या होती है? दूसरे रूप में बदलती है, परिवर्तित होती है, चेंजेबल है। ना तो नष्ट होती है और ना क्या होती है? उत्पादित होती है। ये सभी जानते हैं। तो विस्फोट में ये सिस्टम बन रहा है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि महाविस्फोट की घटनाओं ने, महाविस्फोट की घटनाओं ने या बिग बैंग जो ये आया है, इसने जो है हमें अपार मात्रा में गैस दिया, ऊर्जा दिया, ये सब दिया, क्या ये सही नहीं लगता है? ये सही है। अब ये जो बताया गया है किसी ने बताया होगा, तो किसने सबसे पहले बताया है? जॉर्ज लेमेंतेयर या जॉर्ज लिमेंडिया, इन्हीं का नाम कहीं कहीं लिखा रहता है, लिमेंडियर, है ना। दूसरी, इसको किसी ने पुष्ट किया, इन्होंने बताया सबसे पहले। इनकी पुष्ट किसने किया है? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने जो है, हब्बल ने इनके सिद्धांतों की पुष्टि किया जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित व सर्वमान्य है। एडविन हब्बल ने जो बताया, इनके परमाणु की पुष्टि किया, तो नाम इनका है और इनका भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है। देखिए यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अब दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं, इसमें जो अपार मात्रा में गैस निकला है, जो सबसे ज़्यादा गैस निकला है, इसी गैसों को हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, सब लोगों ने इसको एक नाम दे दिया है नेबुला। क्या नाम दे दिया है? नेबुला। NEBULA। नेबुला का मतलब होता है निहारिका। ये निहारिका हिंदी शब्द है, नेबुला इंग्लिश शब्द है। दोनों जानना है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए केवल एक ही चीज। लेकिन दोनों भाषाओं में जानना ज़्यादा एक अच्छा गुण माना जाता है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए
डायनेमिक जानकारी रखना चाहिए, डायनेमिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और लगभग लगभग हर एंगल का, हर अप्रोच में आपका अप्रोच सिविल सर्वेंट का होना चाहिए। इस आधार पे हमको देखना है। तो ये जो अपार मात्रा में गैस निकला, गैसों का जो पुंज था, बहुत ज़्यादा गैस थे, इन्हीं गैसों को क्या नाम दिया गया था? नेबुला या निहारिका नाम दिया गया था। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा हमारी बात। नेबुला, अब ये नेबुला करेगा क्या? जो गैसों का पुंज है, इससे होगा क्या? इससे देखिए जो तारे बन रहे हैं, क्योंकि नेबुला में गैस है, और गैसों से क्या बनेगा? तारा। इन तारों से कई तारे बनेंगे। जो शुरुआत में तारे बने थे वो आज के समय में प्रौढ़ावस्था में होंगे। उसके बाद में जो तारे बने हैं, जिन तारों का निर्माण हुआ, वो आज के समय में युवावस्था में है। उसके बाद में जो तारे बने वो आज के समय में अभी शैशवावस्था में तारे। तो इस जो गैस है, जो गैस था, इसी गैसों को हम लोगों ने क्या नाम दिया? नेबुला, या कहिए नेबुला से, या कहिए निहारिका से, या कहिए इन गैसों से, या कहिए इन गैसों के पुंज से। गैसों का पुंज माने गैसों का एक समूह, गैसों का पुंज या गैस कहिए, या नेबुला या निहारिका, इन्हीं से तारों का निर्माण हुआ। तारे कई पीढ़ी में बने, कई चरण में बने। जो इस समय कुछ प्रौढ़ावस्था में हैं, कुछ युवावस्था में हैं, और कुछ शैशवावस्था में। जो शुरुआत में बने वो आज प्रौढ़ावस्था में, जो उसके बाद में बने। जो हमारा सूरज है, हमारा जो सूर्य है, वो इस समय युवावस्था में है। इसका मतलब वो दूसरे क्रम में बनने वाला तारा था। जो दूसरे क्रम में, दूसरे चरण में, दूसरे पीढ़ी में बना है, वो इस समय का तारा युवावस्था में, और उसमें हमारा सूरज भी शामिल है। इसका मतलब हमारा सूर्य युवावस्था का तारा है और द्वितीय चरण का तारा है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब कंप्यूटर से मैं कहूँगा, कंप्यूटर जी मुझको एक पन्ना दीजिए, नया पन्ना, जल्दी से। आगे मैं चलता हूँ। आगे हमारा जो इसमें है, अब देखिए जो हमने बताया महाविस्फोट। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? बिग बैंग इसे कहते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतियर ने। इसकी पुष्टि एडविन हब्बल ने कर दिया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। और इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमको दिख रहा है, गैसों का पुंज दिख रहा है, इससे क्या मिला है? नेबुला मिला है, नेबुला। और इस नेबुला से क्या बनता है? तारे बनते हैं। क्या बनते हैं? तारे। तो अगला दूसरा हमारा क्रम आपको मिलेगा, तारों का जीवन चक्र, तारों का निर्माण। जो तारे शुरुआत में बने, सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी के तारे बने हैं, प्रथम चरण में जो बने हैं, प्रथम पीढ़ी के तारे जो बने हैं, वो लगभग आज से लगभग 9.5 अरब वर्ष से लेकर के जो है, अरब वर्ष से लेकर के लगभग 10 अरब वर्ष के पहले के बने हैं। 10 अरब वर्ष के पहले 9.5 या नियर अबाउट 10 अरब वर्ष जो है पूर्व के बने हैं। इसके बाद में कुछ अगर देखेंगे 6 अरब वर्ष पहले, आज से लगभग 6 अरब वर्ष बाद, 6 अरब वर्ष पहले बने हैं। और कुछ अगर देखते हैं तो आज भी इसका निर्माण प्रक्रिया जारी है। आज वर्तमान में भी इसकी निर्माण प्रक्रिया जारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड जो है आज भी अपने जो है निर्माण प्रक्रिया में जारी है, निर्माण प्रक्रिया इसका लगा हुआ है। और ब्रह्मांड में दिनों दिन क्या हो रहा? विस्तार हो रहा है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये तारे बने हैं, ये जो भी तारा बना है, इन तारों में अगर हम देखते हैं तो जो शुरुआत में तारा बन रहा है, पहले पीढ़ी का तारा बन रहा है, अब इसका रंग कैसा रहा होगा, इसका कलर कैसा रहा होगा, इसका कलर कैसा रहा होगा, इसका रंग कैसा रहा होगा, और इसका कलर कैसा रहा होगा, रंग। देखिए ये आज है, बन रहा है, इसका मतलब ये शैशवावस्था का तारा होगा। शैशवावस्था का तारा। ये किस अवस्था का तारा होगा? ये जो है युवावस्था का तारा होगा। और ये किस अवस्था में पहुंचा होगा? ये प्रौढ़ावस्था में पहुंचा होगा तारा।
प्रौढ़ावस्था में। अब देखिए होता क्या है तारों में, आप ऐसे थोड़ा सा ऐसा होता नहीं, लेकिन समझने के हिसाब से याद करने के लिए हमने अपना बनाया है। देखिए जो बच्चा उच्चा होता है, कहीं भी जो बच्चा अस्पताल में हुआ है, जन्म लिया है या कहीं भी घर पे है, तो बच्चे में ज़्यादातर जो बेन्स होते हैं, जो नसें होती है शरीर में, ज़्यादातर नीले नीले टाइप की दिखाई देती है। तो बच्चे में एक ऐसा है, तो ऐसे हमने ऐसा बना लिया है, अपना याद करने का टेक्निक अपना है, सबका अपना अलग अलग है टेक्निक। तो ये जो शैशवावस्था का जो तारा होता है, इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है भैया? इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। जो शैशवावस्था का तारा है, इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसमें ऊर्जा की अगर बात किया जाए, शैशवावस्था में जो ऊर्जा होती है, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, लगभग 95% इसमें ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है अगर देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन अगर देखेंगे, चूंकि जो भी तारा बनता है ये किससे बना है? नेबुला से। नेबुला माने क्या होता है? गैस। नेबुला माने क्या है? गैस। और गैस में मुख्य रूप से कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम। मुख्य रूप से है तो कई गैसें, लेकिन मुख्य भूमिका किसका है? हाइड्रोजन का और हीलियम का। ये हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन के आप जानते हैं 3 समस्थानिक मिलते हैं। एक है प्रोटियम और दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो 3 जो हाइड्रोजन के समस्थानिक दिखाई देते हैं, यही हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं, हल्के चूंकि होते हैं, हाइड्रोजन एक हल्का है तत्व में, तो इसी के नाभिक आपस में मिलते रहते हैं और मिल करके एक अपार मात्रा में ऊर्जा बनाते हैं। अपार मात्रा में ऊर्जा के साथ साथ हीलियम उत्पादन में आता है। इनका उत्पाद क्या होता है? हीलियम। तो जो भी गैसों से तारा बना है, हमारे कहने का मतलब जो भी इन्हीं गैसों से, नेबुला से जो भी तारे बने हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या है? हाइड्रोजन का नाभिक संलग्न होता है। अनियंत्रित होता है, नियंत्रित होने का सवाल नहीं। अनियंत्रित नाभिक संलग्न होता है, जिससे तारे हमारे बनते हैं नाभिक संलग्न से। इसका मतलब सूरज में भी यही कहानी है। सूरज जो बन रहा है, जो सूरज में है, वो नाभिक संलग्न है। और कैसा है? अनियंत्रित नाभिक संलग्न। जो शुरुआत में बना है ये तारा, जो आज बन रहा तारा, जो अभी सहस्रावस्था में है, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है और मुख्य रूप से अगर देखेंगे हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा होता है, लगभग मान के चलिए 95% होता है हाइड्रोजन। और हीलियम इसके साथ में जो रहता है, हीलियम मान के चलिए 5% रहता है। कितना रहता है? 5%। तो हीलियम कम होता है इसमें। लेकिन जो जो युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था का रंग कैसा होता है? इसमें अगर देखेंगे, इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जितने लोग युवा में हैं, पूरे विश्व की बात हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत की बात करते हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोरा होना चाहते कि नहीं? गोरा, सुंदर, स्मार्ट, ज़्यादातर गोरा। तो यहाँ पे गोरे का मतलब हम सफ़ेद से ले लेते हैं। सफ़ेद मतलब थोड़ा सा बुरा नहीं समझिएगा, लेकिन जो है वाइट मतलब यानी कि गोरे से हम लेके चलते हैं। तो युवा अवस्था में इसका रंग कैसा है? सफ़ेद। और यहाँ पर कैसा था? नीला था। और यहाँ पर अगर देखेंगे, जब प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाता है तारा, देखे हैं ज़्यादातर वृद्ध लोग जो है, सब नहीं ऐसा होता कि सब पे लागू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो वृद्ध होते हैं, जब प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, उनके पास एनर्जी कम हो जाता है, ताकत कम हो जाता है, इसलिए गुस्सा ज़्यादा रहता है। और गुस्सा में चेहरा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या है? इस अवस्था में रंग कैसा हो जाता है? इस अवस्था में रंग जो होता है लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड। इसका मतलब यदि ये पूछ लिया जाए, जो पहले चरण का जो तारा है, पहले चरण का तारा, इसका मतलब आज जो ये प्रौढ़ावस्था में पहुंचा है, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्लियर हो गया? प्रौढ़ावस्था में ये सबसे पहले तारा बना है। और देखिए
प्रौढ़ावस्था में क्या है, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा क्या हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाता है, सबसे कम ऊर्जा इसी में रहता है, ऊर्जा सबसे कम इसी में रहता है इस प्रौढ़ावस्था में। इसका मतलब इसमें नाभिकीय संलयन कम होता है, और नाभिकीय संलयन कम होने का मतलब हाइड्रोजन बहुत कम। इसका मतलब इस अवस्था में जो तारा है इसमें हाइड्रोजन मात्र लगभग मान के चलिए 5 से 7% ही रहता है या 5%, और इसका जो उत्पाद रहता है उत्पाद जाता रहता है लगभग 95%। अब इसी में 5% में थोड़ा सा कम कर देंगे पॉइंट में, 95% में थोड़ा सा पॉइंट में कम कर देंगे, और भी गैसें हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा हो जाएगी, पॉइंट में रहेंगी। तो मुख्य रूप से ये इसमें ऊर्जा कम होता है। ऊर्जा कम होने का मुख्य कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन बहुत कम होता है, और हाइड्रोजन कम होने का मतलब जो होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है बहुत कम होता है। नाभिकीय संलयन मतलब होता है जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें अनियंत्रित होता है, जिसमें हाइड्रोजन के काम हो रहा है ये सूरज या तारों के संदर्भ में है, और जो हाइड्रोजन बम में होता है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही है। देखिए यहाँ पर भी है, तो हाइड्रोजन जो बम है वो भी नाभिकीय संलयन पर है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो किस पर होता है, नाभिकीय विखंडन पर। एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, सबके सब चीज़ें याद रहेगी, प्री का हो या मेंस का। अभी हम आगे चलेंगे, मेंस में कैसे लिखेंगे, इस पर क्या प्रश्न बनेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम एक समझ विकसित करते हैं पहले। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। यहाँ पर ऊर्जा कम, अब इसमें देखिए ऊर्जा क्या है, इसमें ऊर्जा लगभग इससे तो कम होता है, इस जो शैशवावस्था है इससे ऊर्जा इसमें कम, लेकिन इससे ज़्यादा, इसका मतलब ये बीच में है। इसमें अगर हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है, 30% होता है, और हीलियम कितना होता है, 70% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 30% होता है, और हीलियम कितना होता है, 70% होता है। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 30% का 70%, हाइड्रोजन 70% ले लेते हैं, और हीलियम 30%। इस तरीके का 30 क्या 28 दशमलव कुछ ले सकते हैं, बाकी 1.5 पॉइंट जो है मान के चलिए थोड़ा सा अदर भी रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसमें जो है 70% और इसमें जो है 30%। ये सब प्रश्न सब के सब प्री में पूछे गए हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम। अब एग्जाम पर निर्भर करता है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी मैं इस पर प्रश्न भी लाऊंगा। निम्न कथनों पर विचार करें, या निम्न में से कौन 4 जोड़े दिए जाएंगे, इन जोड़ों में दिया जाएगा कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। थोड़ा टेक्निक शब्द में रहेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझाने की भाषा में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम में आता है थोड़ा टेक्निक करके 1-2 शब्द टेक्निकल शब्द लिख देते हैं, जिसमें आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। घबराना नहीं है, उसको समझना, उस टेक्निक को समझना, उसके मतलब को समझना। हिंदी नहीं समझ में आ रहा, उसके बगल में इंग्लिश देख लीजिए, बगल में रहिए, देख लीजिए बगल में। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए जो प्रौढ़ावस्था में जो तारा ये आया था, इसमें ऊर्जा क्या हुआ है, ऊर्जा बहुत कम हो गया है। प्रौढ़ावस्था का जो तारा है इसमें ऊर्जा कम हो गया है। और देखिए ज़्यादातर प्रौढ़ावस्था में, पुरुष की बात छोड़ दीजिए, पुरुष में भी होता है ऐसा नहीं, लेकिन महिलाओं में मैंने सर्च किया है। सर्च करने मतलब थोड़ा सा देखते हैं तो सभी लोग देखते रहते हैं। जब पुरुष तो मान लीजिए पुरुष भी हैं, लेकिन कमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। जब प्रौढ़ावस्था में महिलाएं जाती हैं तो उनका शरीर क्या होता है, दुबली पतली हो जाती कि थोड़ा, समझ गए ना। अब महिलाएं जब मोटी हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, तो एकदम देखते होंगे ऐसे चलती हैं, ऐसे, अरे मेरे को कोई सब ऐसे हाँफते रहते। इसका मतलब यहाँ पर जब प्रौढ़ावस्था में जो तारा चलता है इसका आकार कैसा हो जाता है, इसकी तुलना में इसका आकार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ऊर्जा तो कम हुआ है,
चेहरा यानी कि रंग कैसा हो गया है, लाल हो गया है, ऊर्जा कम हो गया, लेकिन आकार क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है। प्रौढ़ावस्था में, ये समझने के लिए मैंने बताया है, समझ में आ रहा है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो आकार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब प्रौढ़ावस्था के बाद में धीरे धीरे कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो, सबका मृत्यु निश्चित है। निर्जीव का भी मृत्यु होता है। आपने जो बेंच लगा दिया है, जो कुर्सी लगा दिया है, जो ये है लिखने वाला पेन है, ये बोर्ड है, XYZ, सबका एक समय के बाद सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो तारा बन रहा है, ये पहले शुरुआत में बच्चा ही रहा होगा, शैशव में रहा होगा, फिर युवा में आया है, फिर प्रौढ़ा में आया है। देखिए जो आज बना है ये अभी किस अवस्था में है, फिर किस अवस्था में आएगा, फिर इस अवस्था में। आकार बड़ा हो गया, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे अपने मृत्यु की ओर पहुंचेगा। और जब मृत्यु की ओर पहुंचेगा तब क्या होगा, मैं फिर आगे चलता हूँ। ये ब्रह्मांड से जोड़ के लाया हूँ, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, नेबुला प्राप्त हुआ, नेबुला से तारे प्राप्त हुए। अब तारा क्या होगा, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। एक कंप्यूटर भैया मुझे एक पेन दीजिए, नया पेन, स्टैंडर्ड पेन, एक नया पेज। पेन तो है मेरे पास, नया पेज आ गया मेरे पास। अब देखिए भैया क्या होता है, ये जो तारा था, शुरुआत में जो तारा सबसे पहले बना था, ये आज किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में। किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है ना। इसका रंग कैसा है, रंग, इसका रंग लाल है। ऊर्जा इसमें कैसा है, ऊर्जा बहुत कम है, ऊर्जा बहुत कम है। इसका आकार कैसा है, आकार इसका बहुत बड़ा बढ़ गया है आकार। इसमें ऊर्जा कम होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन क्या हो गया है, हाइड्रोजन मात्र 5% रह गया है। और इसका जो उत्पाद है हीलियम, हीलियम क्या हो गया है, ये लगभग 95% हो गया है। यह ऊर्जा कम होने का कारण है। इसमें हाइड्रोजन बहुत कम हो जाता है, और हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो गया है, कम हो जाएगा। जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो नाभिकीय संलयन कैसे ज़्यादा हो सकता है, कम होगा। अनियंत्रित रहता है, नियंत्रित नहीं रहता है। इन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, दिल्ली समझ लीजिए है, कोई रोक टोक नहीं है, समझ गए ना। मुखर्जी नगर वाले सब जान जाते हैं, पूरे दिल्ली वाले सब समझ जाते हैं। चलिए, अनियंत्रित है। तो देखिए अब इसका आकार बढ़ गया है। अब ये किस अवस्था में जाएगा, मृत्यु की ओर प्राप्त होगा। किधर प्राप्त होगा, मृत्यु, मृत्यु की ओर अब अग्रसर होगा। ये क्या है, प्रौढ़ावस्था का तारा है ना। अब इसमें भी विस्फोट हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। जैसे अभी ब्रह्मांड टूटा था, ऐसे ये भी टूटेगा, ये भी मरेगा, इसमें भी विस्फोट होगा। और ये विस्फोट हो जाएगा, इसमें भी फिर ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा तो निकलेगा, ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, गैस का पुंज निकलेगा। फिर गैसों का जो पुंज निकलेगा, इस गैसों के पुंज से क्या होगा, गैसों का पुंज, गैस निकलेगा। गैसों के पुंज को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नेबुला। नेबुला, निहारिका, इट मीन्स निहारिका। निहारिका, व्हाट इज निहारिका, व्हाट इज नेबुला, ए लॉट ऑफ गैसेस। तो गैसों का पुंज है। अब इसमें जो विस्फोट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था विस्फोट में, ब्रह्मांड के विस्फोट में हमने महाविस्फोट ला दिया था, बिग बैंग ला दिया था। तो वही शब्द यहाँ पे थोड़े लाया जाएगा, वही शब्द नहीं लाया जाएगा ना। अब एक बार मान लीजिए कोई लड़का दूल्हा उल्हा बना है, तो उसका जो साथी है तो वही एकदम सेम मॉडल से थोड़े रहेगा, उसे कुछ स्टैंडर्ड में, कुछ नए लुक में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अब महाविस्फोट हम नहीं रखेंगे। अब इसके लिए हमने रख दिया सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोट।
यानी कि कुछ सुपर स्टैंडर्ड। समझ में आ गया ना हमारी बात? हमारी बात नहीं समझिएगा। देखिए ये क्या है, ये तारा है, किस अवस्था का तारा है? प्रौढ़ावस्था का तारा, स्टार है। स्टार, स्टार मतलब अभिनेता वाला स्टार नहीं, जो ओरिजिनल स्टार है, जो अंतरिक्ष में आकाश में देख रहे हैं, इन द स्काई, है ना, तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अब जो क्वेश्चन प्री में बनता है वो कई सब्जेक्ट को मिला करके बनाते, कोरिलेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जियोग्राफी, पर्यावरण, आपको लगेगा ही नहीं कि जियोग्राफी का प्रश्न है कि पर्यावरण क्या है, कि साइंस के मिला के दिया, फिजिक्स के उठा के दे दिया, सब मिक्सचर में मिलेगा। इसलिए समझ विकसित बहुत जरूरी है। तो तारे जो टिमटिमाते दिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से फिर अगले माध्यम में जब प्रवेश करती है, दो ही माध्यम है, एक सघन और दूसरा विरल। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग को कुछ परिवर्तित करती आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यही अपने मार्ग में जब परिवर्तित करते आती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसी के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, अन्यथा तारे टिमटिमाते उमटिमाते नहीं हैं। उनका जो प्रकाश है, और प्रकाश किस कारण हो रहा है? नाभ की संलयन के कारण, वही प्रकाश वहां से निकलता है। नाभ की संलयन नहीं तो प्रकाश नहीं, तो वहां से तारा चलता, कई माध्यमों से गुजरना पड़ता उसको। कभी सघन मिलेगा, कभी विरल मिलेगा, कभी सघन, कभी विरल। सघन का मतलब होता है जो धूल कण, जो गैसें होती ज़्यादा होंगे। विरल का मतलब होता है कि मात्रा कम होगा। तो मार्ग वो अपना जो है बदलते रहते। भीड़ भाड़ में चलेंगे आप, क्या होगा? धीमे धीमे चलेंगे। जब भीड़ भाड़ कम रहेगा, सन्नाटा, आप बाइक भगाएंगे, कार भगाएंगे, समझ गए ना? चलिए, तो ये सुपरनोवा विस्फोट है। क्या है? सुपरनोवा विस्फोट, इसको हम लोग बोल देते हैं। अब ये जो सुपरनोवा विस्फोट होगा, इसको भी किसी ने बताया होगा। इसके पहले जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था, लिमेंटिया जिसके लिए शब्द आया, एडविन हब्बल ने पुष्ट किया था प्रयोगों परमाणु द्वारा। अब इसको किसने बताया है? सुपरनोवा जो विस्फोट है, इसको बताया है सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ब्रह्मण्यम, ब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। किसने बताया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था कि तारा जब प्रौढ़ावस्था में जाएगा उसके बाद मृत्यु होगा, ऐसा बताया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। हालांकि बाद में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से नाम से क्लियर हो रहा है ये इंडियन थे, भारतीय थे। इसका मतलब बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, इसका मतलब ये भारतीय मूल के हो गए। अब किस देश की नागरिकता लिए होंगे, अब मुझे ये एक्यूरेट नहीं मालूम है कि अमेरिका का लिए हैं कि इंग्लैंड का लिए हैं, किसका लिए हैं, ये मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। और मुझे लगता है संभावना कि ये जो है इंग्लैंड के नागरिकता लिए हैं। तो इन्होंने ही बताया था, और बाद में इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। सभी लोग जानते होंगे नोबेल पुरस्कार प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है, 1901 से शुरू किया गया है ना? कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम यूरोपियन कंट्री है ना? और जो शांति का मिलता है वो कहाँ मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। चलिए आगे मैं चलता हूँ। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि ये तारे में क्या हो गया? विस्फोट हो गया है, इसमें अनेक गैस का पुंज मिलेगा, प्रकाश निकलेगा, ध्वनि निकलेगा, और जैसे ये नेबुला बनेगा, गैसों का पुंज बनेगा, तुरंत इससे फिर तारे, नए तारे का जन्म, नए तारे का जन्म, नए तारे का जन्म। क्लियर हो गया? अब देखिए एग्जाम में हिंदी मीडियम में 2 शब्द है, एक नए ऐसे लिखा जाता है और एक नए ऐसे लिखा जाता है। अब आपको देखना कौन सा नए लिखने पर सही माना जाएगा, कौन से नए लिखने पर गलत। इस बात को हम कमेंट करके के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट कीजिएगा ये नए ज़्यादा सही है कि ये नए। चलिए आगे मैं देखता हूँ। ये जब
गैसों का नेबुला बनेगा, फिर नए तारे, फिर नए तारों में फिर ऐसे चलता रहेगा। एक क्रम ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चली रहा अभी ब्रह्मांड में विस्तार की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और ऐसा जो चल रहा है इसी को कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? क्या बिग बैंग थ्योरी से पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना दिखती है? कुछ इस प्रकार का प्रश्न बना सकते हैं, कुछ नया जोड़ करके बनाते हैं। अब ये कब लिख पाएंगे? जब आप डेली आंसर राइटिंग लगभग कर रहे हैं, हर विषयों पर कमांड बना रहे हैं, तब जाके आप कर पाएंगे। नहीं लिख रहे हैं, केवल समझे हैं, तो लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए समझने के साथ लिखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। ये नए तारे बन रहे हैं। अब आगे मैं देखता हूँ जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया है कि तारे में विस्फोट हुआ। अब इसमें 3 कहानियाँ बनती हैं। आगे 3 कहानियों पर हम समझने के लिए कंप्यूटर जी से कहेंगे एक नया हमको पेज दें। अरे कंप्यूटर जी हमको नया एक पेज दीजिए जल्दी से। अब देखिए कंप्यूटर जी ने हमको एक नया पेज दे दिया। तो अब हम बताते हैं, देखिए होता क्या है। जब इसमें भैया विस्फोट हुआ था, इसमें क्या हुआ है? इस तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ। सुपरनोवा विस्फोट, ये तारा है प्रौढ़ावस्था में है। अब इसमें 3 कंडीशन दिखाई देती हैं। कितने कंडीशन दिखाई देती हैं? 3 कंडीशन। 3 कंडीशन ऐसा दिखता है कि मान लीजिए ये जो मतलब तारा है, ये तारा जो टूट रहा है, टूटता तारा। कैसा तारा? टूटता तारा। जो तारा टूट रहा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। टूटता हुआ तारा, सुपरनोवा विस्फोट होता है। इसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी बताते हैं ये टूटने वाले का तारे का आकार, इसका आकार अगर बात करेंगे, आकार हमारे सूरज के बराबर है। सूर्य के बराबर है। सूर्य के बराबर का मतलब है 1 से लेकर 1.414 इतने हैं, यानी कि लगभग सूरज के बराबर। तो देखिए ये होता क्या है, जब ये तारा टूटता है ये 2 भागों में स्पष्ट रूप से दिखता है, एक आंतरिक भाग, एक बाह्य भाग। ये आंतरिक भाग जो होता है ये हीलियम निर्मित है। क्या है? हीलियम निर्मित। और ये जो बाह्य भाग है ये हाइड्रोजन है। ये बाह्य छल्ला है, ये आंतरिक है। आंतरिक, ये आंतरिक भाग है, ये बाह्य छल्ला। जैसे कोई शरीर मरता है, कोई आदमी का मृत्यु होता है तो आत्मा निकल जाता है, इस तरीके सुने होंगे। ऐसे जब तारे में विस्फोट होता है यही हाइड्रोजन तो कम हो जाता है। कम होते 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 बहुत कम होते होते एकदम समाप्त हो जाता है। 5% था और समाप्त हो गया। हाइड्रोजन रहेगा नहीं, ना आपकी संलग्न होगा नहीं, ना आपकी संलग्न नहीं तो तारा कहाँ से बनेगा? तारे में क्या रह जाएगा? तारे का अस्तित्व समाप्त। तारे का अस्तित्व समाप्त। तो यही जो हाइड्रोजन है ये बाह्य छल्ला जो है समाप्त हो जाता है। इसी में बाह्य छल्ले में ही विस्फोट होता है। विस्फोट। अब देखिए अगर ये हमारे सूरज के बराबर इसका आकार है, सपोज करिए आपका कमरा है, इस कमरे में अगर जितना बड़ा आपका कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, अगर उसमें 50 बल्ब लगा दिया जाए, 50 बल्ब, तो क्या होगा? कमरे में लाइट ही लाइट रहेगा। चेहरा आपका चमकेगा कि नहीं चमकेगा? बहुत चमकेगा। लेकिन एक समय के बाद में जब आएगा जो बहुत ज़्यादा चमकता है, एक समय धूमिल भी पड़ता है कि नहीं? काला पड़ता है। तो जब ये जो तारा टूट रहा है हमारे सूरज के बराबर इसका आकार होता है, ये बाहरी भाग टूट गया, ये अंदर भाग का जो बचता है, ये अंदर वाला भाग जो है अगर इसके बराबर है ये, तो आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग जो है क्या होगा? चमकेगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा, बहुत ज़्यादा चमक उठेगा। इस चमकते हुए आंतरिक भाग को जो है इसको कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहते हैं? श्वेत वामन। श्वेत वामन, वामन माने होता है बौना, छोटा, नटखुट, हमारी की तरह। तो
छोटा, यानी कि छोटे में वामन कह दिया है, श्वेत वामन, क्योंकि इसका आकार अभी सूरज के बराबर ही है, सूरज के बराबर है, इसलिए जो आंतरिक भाग बहुत तेज चमकता है इसी को श्वेत वामन कहते हैं। अब आ गया श्वेत वामन का संबंध किससे है, ये समझ गए कहानी पूरी की पूरी। जब ये टूटने वाले तारे का आकार इतना होता है तो ये श्वेत वामन होगा। लेकिन श्वेत वामन जो चमक के कारण हुआ है, इसकी धीरे 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 करोड़ों वर्षों बाद में, अरबों वर्षों बाद में इसकी चमक समाप्त हो जाएगी। और जब चमक जो है समाप्त होगी, जो उसकी ब्राइटनेस है डल हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम से फिनिश हो जाएगा, एकदम से इंड हो जाएगा, तो क्या इसमें होगा, ये बदल जाएगा काला वामन में। किस में बदल जाएगा, काला वामन, काला वामन में बदल जाएगा। काला वामन का मतलब अब उसकी समाप्त हो जाएगी, काला वामन हो जाएगा। श्वेत वामन धीरे धीरे किस में बदल जाता है, काला वामन में। क्यों बदलता है, उसकी धीरे धीरे ऊर्जा जो प्रकाश जो थी समाप्त हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब टूटने वाले तारे का जो है क्या होता है, आकार क्या होता है, बहुत हमारे लगभग सूरज के बराबर होता है। यहाँ पे प्रश्न कई प्रकार के बनाए गए हैं। अभी हमको आगे एक मिलेगा, ब्लैक होल मिलेगा, ब्लैक होल मिलेगा, ये ब्लैक होल भी इसी के आगे मिलेगा। तो एक तो जान के श्वेत वामन, दूसरा काला वामन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसमें एक ऐसा भी हो सकता है जो तारा टूट रहा था, हो सकता है इसका आकार जो है हमारे सूरज के, हमारे जो सूर्य है इससे लगभग 3 से 5 गुना या 8 गुना मान के चल सकते हैं, इतना बड़ा हो। गुना माने गुणा, टूटने वाले जो तारा है, जो तारा मर रहा है, जिसमें सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, उसका आकार हमारे सूरज से लगभग 3 से मान के लिए 5 गुना 6-7 गुना यानी कि बड़ा हो, तब क्या होगा। देखिए बाहरी भाग ही टूटता है, बाहरी भाग ही टूटता है, बाहरी भाग ही जाएगा। अंदर वाला जो भाग था अभी, ये अभी जो चमक रहा था, श्वेत वामन बन रहा था, फिर बाद में चमक समाप्त होने के बाद में काला वामन बना था। अब इसमें जो है जब ज़्यादा बड़ा होगा तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मतलब मान के चलिए इसका जो मतलब एक कह सकते हैं इसमें एक नया न्यूट्रॉन जैसा कुछ गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसा गुण। न्यूट्रॉन मतलब सभी लोग जान रहे होंगे, ये नाभिक के केंद्र में होता है और उदासीन की अवस्था में होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक के केंद्र में होता है भाई। प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर सभी लोग जानते होंगे माइनस का चार्ज लगता है, इस पर 0 लिखा रहता है, इसका मतलब उदासीन की अवस्था में होता है। तो जो अंदर वाला पार्ट है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सूरज का आकार, मरने वाले सूरज का आकार लगभग हमारे सूरज से इतना बड़ा होगा, तब इसका जो अंदर वाला भाग है, जो हीलियम उत्पाद है, वो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, इस न्यूट्रॉन तारे में इस प्रकार का ग्रेविटेशन काम करने लगता है, ऐसा जो गुरुत्व काम करने लगता है कि इसमें वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे में जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है बहुत तेज घूमने लगता है ये न्यूट्रॉन तारा। इसी तेज घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को वैज्ञानिकों ने पल्सर नाम दिया। पल्सर, पल्सर सब लोग जान गए हैं। ये जो न्यूट्रॉन तारा है, इस जब न्यूट्रॉन तारे में काफ़ी ज़्यादा वेग हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वेग हो जाता है, उसी को पल्सर नाम दिया गया। यहीं से इसी के पल्सर में किसी ने जियोग्राफी पढ़ा होगा, या हो सकता है फिजिक्स पढ़ा रहा हो, चूँकि फिजिक्स और जियोग्राफी दोनों एक दूसरे से जो है लिंक होते हैं। तो जो पल्सर गाड़ी बनाया है, तेज चलने वाला गाड़ी था, अभी भी चलता है, अब नई नई आ रहे हैं मान लीजिए मार्केट में,
तो यहीं से पल्सर शब्द ला करके उठा के रखा था, अपनी गाड़ी का नाम पल्सर। अब इतना बताओ, सब थोड़े जान पाएगा? कौन जान पाएगा? जो यूपीएससी की तैयारी किया है महाराज, जो पढ़ा है। तो पल्सर समझ में आ गया। पल्सर क्या होता है? न्यूट्रॉन तारे का ऐसा भाग है, ऐसा न्यूट्रॉन तारा जिसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। और ये बना कहाँ से है? ये जब न्यूट्रॉन यानी कि जो तारा, जब तारा मरेगा, जब इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। आंतरिक भाग होता, बाह्य भाग नहीं होता है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? आगे एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें अगर देखेंगे, इसमें देखिए जो तारा सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, जो तारा मर रहा है प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद में, जो तीसरा अवस्था है, अगर इसका आकार देखेंगे, हमारे सूरज से, हमारा जो सूर्य है इससे लगभग 8 से 15 गुना बड़ा है। 15 गुणा, गुणा मतलब गुना होता है। जो हमारा सूर्य है इन दी प्रेजेंट टाइम, आवर सन, जो हमारा सूर्य है इससे लगभग कितना बड़ा है? 8 से लगभग 15 गुना, एक नियर अबाउट माना जा रहा है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? यहाँ पे तो ये आ गया श्वेत वामन, काला वामन, न्यूट्रॉन तारा आ गया, पल्सर आ गया। जब मरने वाले तारे का आकार कितना होगा? अब देखिए, मैंने बताया था आपके कमरे में 100 बल्ब जला दिया, 50 बल्ब जला दिया गया, आपका चेहरा पहले चमकेगा, लेकिन धीरे 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 चमक समाप्त होने पर काला। फिर स्थितियां बनी न्यूट्रॉन तारा, उसमें वेग ज़्यादा आ गया, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्व के कारण वेग ज़्यादा हो गया, पल्सर हो गया, खिंचाव। लेकिन जब मान के चलिए अब वो कमरा, आपके कमरे में एक बल्ब जलाया हो, या बल्ब ही को न जले, या ऐसा आपका बहुत बड़ा कमरा हो, 100 मीटर गुणे 100 मीटर का कमरा, एक कमरा इतना बड़ा, जैसे मुखर्जी नगर में वर्धमान मॉल में कोचिंग चलता है, हजार हजार बच्चा एक एक हाल में बैठता है। अगर एक बल्ब हो, बल्ब, तो बताइए वो दिखेगा कि नहीं? हाल में अंधेरे अंधेरे दिखता है। तो ऐसे जब बहुत बड़ा तारा रहता है, बाहरी भाग टूट गया है, इसका प्रकाश का असर इस पर नहीं पड़ता है, अंदर वाले पे नहीं पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है? ये जो अंदर का भाग है ये दिखेगा ही नहीं, एकदम कैसा रहेगा? दिखेगा ही नहीं, एकदम से काला रहता है। कैसा रहता है? एकदम से काला। ये अंदर वाला भाग बिल्कुल दिखेगा नहीं, काला रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, ये ब्लैक होल सुने सब लोग होंगे, ब्लैक होल थ्योरी। एक अलग टॉपिक मिलेंगे, हम आगे मिलेंगे ब्लैक होल थ्योरी पर। तो ब्लैक होल जो आया है, इसमें क्या है? इसकी ग्रेविटेशन जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें यदि कोई प्रकाश भी आ जाए तो प्रकाश भी समाहित इसमें हो जाता, निकल नहीं पाता है प्रकाश, इतनी ज़्यादा होती है ये ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है? तो देखिए ब्लैक होल क्या है, इसी ब्लैक होल को श्याम बीवर भी कहते हैं। श्याम बीवर पूछ लिया है, या इसी को कृष्ण बीवर भी लिख सकते हैं, कृष्ण बीवर ऐसा भी पूछ लग सकता है। श्याम बीवर, कृष्ण बीवर, जो भी शब्द लिखा रहे। यदि आपके नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश देख लीजिए, ब्लैक होल। ब्लैक होल जो थ्योरी बताया है वो भी इन्होंने ही बताया है। कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही बताया है ब्लैक होल का थ्योरी। क्लियर हो गया? ये किसने दिया है? इन्होंने ही दिया है। और एक क्या है? एक टूटता हुआ तारा है, और ऐसा तारा जिसका आकार हमारे सूरज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस सबके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जो 1.414 है, ये शुरुआत में था। इसी को जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या है? यही है, क्योंकि शुरुआत में यही दिया था। चंद्रशेखर सीमा कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये उत्तर जानना है, चंद्रशेखर सीमा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अगले टॉपिक में अब कल शुरू करूँगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी मित्रों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।